हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आगाज इंस्टीट्यूट में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो यूनिट 2 है, उस यूनिट 2 की आज क्लास नंबर 6 है हमारी। अब तक की जो क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस में हमने मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल तथा मौर्य काल को पढ़ा है। आज की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत शुंग वंश तथा जो उज्जैन के शासक विक्रमादित्य हुए, उन विक्रमादित्य के विषय में पढ़ेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक दो प्रश्न ऐसे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो कई बार परीक्षा में आए हुए हैं। तो ये टॉपिक एग्जामिनर का पसंदीदा है। जैसे मौर्य वंश वाला जो टॉपिक है ना पसंदीदा, ठीक उसी प्रकार से यह टॉपिक भी एग्जामिनर को पसंद है। कई बार एग्जामिनर ने इस टॉपिक से प्रश्न परीक्षा में पूछे हैं, चाहे भारत का इतिहास हो चाहे मध्य प्रदेश का इतिहास हो। भारत के इतिहास में आप शुंग वंश के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम शुंग वंश के बारे में उन्हीं फैक्ट्स पर बात करेंगे जिन फैक्ट्स का संबंध मध्य प्रदेश के इतिहास से है। और जैसा हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फैक्ट हैं हम उन्हीं पर बात करेंगे। चलिए तो करते हैं हम शुरुआत शुंग वंश की। तो देखो स्टूडेंट, शुंग वंश से रिलेटेड कुछ बेसिक बात मैं आपको बता देता हूँ। मौर्य सम्राट जिसका नाम था बृहद्रथ, बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग जो है वो बृहद्रथ की हत्या कर देता है तथा मगध से मौर्य वंश को हटाकर एक नए वंश की मगध में स्थापना करता है, जिस वंश का नाम पुष्यमित्र शुंग के नाम पर शुंग वंश पड़ता है। बृहद्रथ को क्यों मारा, किस कब मारा, ये सारी चीजें आप भारत के इतिहास में पढ़ोगे। हम मध्य प्रदेश के इतिहास में सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स पर बात करेंगे जो हमें यहाँ पर काम के हैं। तो शुंग वंश का शासक या संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उस शासक ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था विदिशा को, है ना। अब देखो पहला और इंपॉर्टेंट फैक्ट मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कौन सा? कि शुंग वंश की जो सेकंड कैपिटल थी वो कौन सी थी? तो शुंग वंश की जो दूसरी राजधानी थी वो विदिशा थी। जैसे हमने अवंती महाजनपद पढ़ा था ना, कि अवंती महाजनपद की दो राजधानी थी, एक उज्जैन था और एक महेश्वर थी, है ना। तो सेम उसी प्रकार से इस शुंग साम्राज्य की दो राजधानियां थी। पहली राजधानी पाटलिपुत्र तथा जो दूसरी राजधानी थी वह थी विदिशा। तो एग्जामिनर सबसे पहला प्रश्न ही यहीं से यही पूछता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शुंग वंश की राजधानी था? तो आपका उत्तर हो जाएगा विदिशा। अब देखो स्टूडेंट, शुंग वंश जो था ये एक ब्राह्मण वंश था और ऐसा कहा जाता है कि ये ब्राह्मणों के अंतर्गत जो बैम्बिक कुल है उस बैम्बिक कुल से इसका संबंध था। और ये जो है अपने नामों के पीछे मित्र लगाकर ये शासक अपने आप को संबोधित करते थे, जैसे पुष्यमित्र, अग्निमित्र, है ना। इनके नामों के पीछे मित्र लगा हमें मिलता है। और इनके जो पूर्वज थे शुंगों के, इन पूर्वजों का संबंध बताया जाता है उज्जैन से। तो दूसरा और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया कि पुष्यमित्र शुंग के या शुंग वंश के पूर्वजों का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से था, है ना। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ गया। ऑप्शन में विदिशा भी होगा। बहुत सारे बच्चे विदिशा लगा सकते हैं क्योंकि विदिशा उनकी दूसरी राजधानी थी। हो सकता है कि वो विदिशा उत्तर लगा ले, परंतु विदिशा नहीं, उत्तर है उज्जैन, है ना। शुंग वंश के जो पूर्वज थे उनका रिलेशन उज्जैन से था। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्ट आपको यहां से याद रखना है कि शुंग वंश जो था इसके शासकों के जो पूर्वज थे उनका संबंध उज्जैन से बताया जाता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, शुंग वंश से रिलेटेड मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं जो एग्जाम में आपको काम आएगी और एग्जामिनर जो है जहां से प्रश्न पूछता है। इस शुंग वंश का एक शासक हुआ, है ना, इसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जो कि इस वंश का संस्थापक भी था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो था इस वंश का संस्थापक भी था। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात एक अन्य राजा हुआ जो कि पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, नाम था जिसका अग्निमित्र। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। तो जब पुष्यमित्र राजा था उस समय पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक जो है वो कहाँ का राजा था? तो अशोक जो है वो अवंती का राजा था।
तो सेम उसी प्रकार से पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था। अब बहुत सारे ग्रंथ या बहुत सारे इतिहासकार तो ये मानते हैं कि पुष्यमित्र जब बृहद्रथ का सेनापति था उसी समय पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र को विदिशा का राज्यपाल बनवा दिया था। मतलब अग्निमित्र जो है वो बृहद्रथ के समय पर भी विदिशा का राज्यपाल था। कुछ कुछ किताबों में कुछ कुछ इतिहासकारों का ये भी मत है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि अग्निमित्र जो है वो विदिशा का राज्यपाल था, है ना। अग्निमित्र जो है वो विदिशा का राजा था, ये आपको याद रखना है। परीक्षक एग्जामिनर प्रश्न यही पूछेगा कि अग्निमित्र कहाँ का राजा था, या पुष्यमित्र शुंग के समय अग्निमित्र कहाँ का राज्यपाल था, या विदिशा का राज्यपाल कौन था। आपका उत्तर अग्निमित्र होगा। ठीक है, ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो शुंग वंश से संबंधित है और जो एग्जामिनर अक्सर परीक्षा में पूछता है ना। एग्जामिनर द्वारा अक्सर जो है ये फैक्ट परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखो, ये जो अग्निमित्र था ना इस अग्निमित्र और एक इस अग्निमित्र की प्रेमिका नाम था जिसका मालविका। थोड़ी एक कहानी मैं आपको सुना देता हूं। मालविका और अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है वो मालविका से प्रेम करता था। मालविका भी मन ही मन अग्निमित्र को प्रेम करती थी और अंततः इन दोनों की लव स्टोरी का ये परिणाम हुआ कि दोनों का विवाह हो गया, है ना। दोनों मिल गए। कालिदास का नाम आपने सुना होगा। बहुत सारी लव स्टोरीज को एक्सपोज किया कालिदास ने, है ना। अभी हम कालिदास के बारे में भी आज की क्लास में बात करेंगे, है ना। हम पढ़ेंगे विक्रमादित्य के विषय में, राजा विक्रमादित्य। तो मैं आपको थोड़ा कालिदास के बारे में बताऊंगा। तो जो कालिदास थे उन्होंने इनकी लव स्टोरी को एक्सपोज किया और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा इनकी लव स्टोरी पर, जिस ग्रंथ का नाम है मालविका अग्निमित्रम, है ना। इस ग्रंथ को आपने कहीं ना कहीं इस ग्रंथ के बारे में आपने अवश्य पढ़ा होगा, है ना। मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम जो है वो कालिदास का लिखा ग्रंथ है और कालिदास जो है इस ग्रंथ में मालविका और अग्निमित्र की लव स्टोरी को एक्सपोज करते, है ना। ये एक संस्कृत का नाटक था जो कालिदास द्वारा लिखा गया था और कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम में इस ग्रंथ के द्वारा मालविका और अग्निमित्र की लव स्टोरी को एक्सपोज किया। इंपॉर्टेंट क्यों है इतिहास की दृष्टि से? तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मालविका अग्निमित्र से हमें अग्निमित्र के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था, ये बात किस ग्रंथ में लिखी है? तो ये बात कालिदास के ग्रंथ मालविका अग्निमित्रम में लिखी है ना। तो कई बार आपने देखा होगा ना, एमपीपीएससी ऐसे ग्रंथों के रेफरेंस वाले भी प्रश्न पूछता है कि वो वहां का राजा था, ये कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है, या कौन से ग्रंथ के अनुसार ये पता चलता है कि अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था, है ना। इस टाइप के प्रश्न आप देखिएगा एमपीपीएससी इस टाइप के प्रश्न पूछता है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे यही प्रश्न पूछे कि निम्न में से इस ग्रंथ में यह प्रमाण मिलता है कि विदिशा का राज्यपाल अग्निमित्र था। ऑप्शन में कुछ ग्रंथों के नाम होंगे, में एक ग्रंथ होगा मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम जो ग्रंथ है कालिदास द्वारा रचित, वो इस बात का एविडेंस है कि अग्निमित्र जो था वो विदिशा का राज्यपाल था। अग्निमित्र जो है वो शुंग वंश का था। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी थी, इसको एक्सपोज करने का काम किया कालिदास ने। थोड़ी कहानी सुन लो, थोड़ी सी सुनना, मतलब थोड़ी सी का मतलब ये है कि मैं आपको शॉर्टकट में सुना देता हूँ। ऐसा होता है कि माधव सेन करके जो विदर्भ प्रदेश था का शासक था, उसकी बहन थी, उसका नाम था मालविका। बड़ी खूबसूरत थी और विदर्भ जो था, विदर्भ की राजनीति समय बिल्कुल गड़बड़ थी। भारत के इतिहास में हम उस पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर में मौर्य और शुंगों की लड़ाई में कैसे विदर्भ अटका रहा, है ना। अभी शॉर्ट में आप इस कहानी को तो माधव सेन की बहन थी
मालविका। माधव सेन को ये डर था ऐसा ना हो कि मालविका की मैं सुरक्षा न कर पाऊं, है ना। तो उसने क्या किया, मालविका तब तक बड़ी न हो जाए, मालविका को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा। सुरक्षित स्थान पर भेजा तो मालविका के साथ जो उसके रक्षक थे, जो माधव सेन के विश्वास पात्र थे, वो मालविका को लेकर कहाँ आ गए, विदिशा। विदिशा में मालविका आई और मालविका ने वहीं पर नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। जैसे आपने देखा होगा ना, पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था तो वो पांडव बन के नहीं रहे थे, वो एक सामान्य व्यक्ति बनकर ही उन्होंने अज्ञातवास को कंप्लीट किया था। तो मालविका भी विदिशा पहुंची, लेकिन अब उसे को विदिशा में रहना था अपनी पहचान को छुपाकर। अब पहचान को छुपा कर रहे तो कैसे रहे, बड़ी खूबसूरत थी दिखने में, तो वो वहां पर नृत्यांगना बन गई। वो उस राज्य में नृत्य करने लगी, मतलब राज की नृत्य की बन गई वो, है ना। मतलब राज्य में जो राज दरबार में जो नृत्य होते थे वो नृत्य करने लगी मालविका, ताकि उसकी पहचान जो है रहे। अग्निमित्र ने जब पहली बार मालविका को देखा तो अग्निमित्र जो है मालविका को देखकर मालविका से प्रेम करने लगा। मालविका को मन ही मन चाहने लगा। ऐसा कहा जाता है कि वो नींद में भी मालविका मालविका बोलता था। उसकी पत्नी जो थी वो इस बात से बड़ा परेशान थी। इरावती नाम था अग्निमित्र की पत्नी का। जो पत्नी थी वो इस बात को लेकर काफी दुखी भी थी कि उसका जो पति है वो एक नर्तकी के प्रेम में पड़ चुका है, एक नर्तकी से प्रेम कर रहा है। काफी बार अग्निमित्र को समझाया भी गया भी उस नर्तकी के चक्कर छोड़ो, है ना, लेकिन अग्निमित्र जो था वो पूरी तरह से मालविका को अपना दिल दे बैठा था। मालविका से मन ही मन प्रेम करता था। मालविका भी ये बात समझ गई थी कि राजा जो है मुझे प्रेम करता है। मालविका ने कभी हालांकि इसका इजहार नहीं। अग्निमित्र की ऑलरेडी दो पत्नियां थी। दोनों पत्नियों ने आपस में डिस्कशन किया, अपना जो पति है ये एक नाचने वाली के चक्कर में पड़ गया है, क्यों ना इस नाचने वाली को पकड़कर जेल में डाल दिया जाए, इस नाचने नाचने वाली को दंडित किया जाए। ये अपने पति पर दोहरे डाल रही हैं। मालविका की दोनों पत्नियां मिलकर सैनिकों की सहायता से मालविका को पकड़कर बंदी गृह में डाल देती। जब मालविका की जो पत्नी है वो, सॉरी, अग्निमित्र की जो पत्नी है वो मालविका को कहती है कि भाई, अगर राज्य में जो अशोक के पौधे हैं, अगर उन अशोक के पौधों के 5 दिन में अगर फूल आ जाएंगे तो तुम जो कहोगी, या मैं तुम्हें मतलब बंदी ग्रह से मुक्त कर दूंगी, है ना। मतलब बंदी ग्रह में मालविका को कैद कर देती है तथा ये कहती है कि तुम्हें बंदी ग्रह में ही रहना है। अगर 5 दिन में अशोक के पौधे के फूल आ गए तो मैं तुम्हें बंदी गृह से मुक्त कर दूंगी, वरना तुम्हें अब जीवन भर बंदी गृह में ही रहना है। अब हुआ कुछ यूं कि 5 दिन के भीतर भीतर ही अशोक के पौधे के पुष्प आ गए। अपने वादे के अनुसार मालविका को बंदी गृह से मुक्त करना पड़ा, लेकिन दोनों ही परेशान तो फिर भी थी ही थी, है ना। मतलब मालविका को डराने की कोशिश की, मालविका को बंदी गृह में डाला कि कैसे भी करके राजा से इसका जो, मतलब राजा जो इसके प्रेम में आकर्षित है तो कहीं ना कहीं राजा जो है इसको भूल जाए या ये राजा से दूर हो जाए। परंतु वो हो नहीं पाया। 5 दिन में, 5 दिन के भीतर ही अशोक के पौधे के फूल आ गए। मालविका को बंदीगृह से बाहर निकाला गया और महल में, और दोनों रानियां बस यही सोच रही थी कि कैसे भी करके इस नाचने वाली मालविका को महल से बाहर करना है। इतने में क्या हुआ कि एक पुष्यमित्र शुंग का दूत, ना, पुष्यमित्र शुंग का संदेशा लेकर एक दूत जो है वो पहुंचा विदिशा। विदिशा में जैसे ही दूत आया जैसे ही विदिशा में, तो विदिशा में आने के पश्चात उस दूत ने जैसे ही मालविका को देखा, है ना, उस दूत ने जैसे ही मालविका को देखा और वो दूत मालविका को कहता है, मतलब प्रणाम राजकुमारी, है ना। मतलब जैसे ही राजा महाराजाओं को जो समय प्रणाम वगैरह किए जाते थे, है ना, जो भी राज दरबार से रिलेटेड जो लोग होते थे, राजकुमार राजकुमारी युवराज वगैरह, तो दूत जैसे ही पहुंचा और उसने जैसे ही महल में राजकुमारी, सॉरी, मालविका को देखा तो उसने
मालविका को कहा प्रणाम राजकुमारी। अब ये बात देख कर जो दोनों पत्नियां थी अग्निमित्र की, वो एकदम सहमा गई। ये दूत इसको राजकुमारी क्यों बोल रहा है। उसने तुरंत दूत से पूछा कि भाई ये तुम इसको राजकुमारी क्यों बोल रहे हो। दूत बोलता है कि मैं तो जानता हूँ इसको, ये तो विदर्भ के राजा माधव सेन की बहन मालविका है। और जैसे ही ये बात मालविका से भी पूछी जाती है कि क्या तुम राजकुमारी हो, मालविका भी कहती है, अब बात उजागर हो ही चुकी है तो मालविका कहती है कि हाँ, मैं माधव सेन की बहन मालविका हूँ। और मैं अपनी मतलब माधव सेन ने मुझे सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पहचान छुपाकर रहने को कहा था। पत्नियों को थोड़ा संतोष मिला कि चलो ठीक है, पति जिससे प्रेम कर रहा है वो दासी नहीं है, पति जिससे प्रेम कर रहा है वो नाचने वाली नहीं है, पति जिससे प्रेम कर रहा है वो किसी राज्य की राजकुमारी है। और पहले तो ये चलन था, राजा अपने साम्राज्य के विस्तार में वैवाहिक संबंधों को भी बढ़ाता था, है ना, मतलब वैवाहिक संबंध भी एक राजा की राजनीति का हिस्सा हुआ करते थे। तो दोनों पत्नियों ने फिर खुशी खुशी अग्निमित्र और मालविका का विवाह कर दिया। तो कालिदास जो है ना, पहचान उजागर होने से पहले, मतलब मालविका की पहचान उजागर होने से पहले, मालविका और अग्निमित्र की जो प्रेम कहानी रही, उस प्रेम कहानी को कालिदास ने इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है कि किस प्रकार से उसने दुख झेले, किस प्रकार से उन अ, अग्निमित्र की पत्नियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, किस प्रकार उसको पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया, है ना। और अंततः अग्निमित्र और मालविका का विवाह कर दिया जाता है और अग्निमित्र और मालविका अंततः एक होते हैं। ये कालिदास ने अपने ग्रंथ मालविका अग्निमित्रम में इस पूरी लव स्टोरी को एक्सपोज किया है। हालांकि मैं उतना भावात्मक तरीके से इसको आपको नहीं सुना पाया। कई बार हम जब दृश्यों को देखते हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि ये इतनी इमोशनल स्टोरी है ये, है ना, कि इसको देखकर और सुनकर अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब मालविका की उस को देखकर, है ना, कि एक राजकुमारी होते हुए वो किस प्रकार का जीवन जी रही है, स्थिति को देख उस स्थिति को देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना, कि आखिर में किस प्रकार से ये अपना जीवन यहाँ जी रही है। ठीक है, चलिए, तो ये मालविका और अग्निमित्र का जो संबंध है वो शुंग वंश से ही है। अब इस वंश में एक शासक हुआ, जो इस वंश का संभवतः 9वां शासक था, उसका नाम भागभद्र था। शुंग वंश में ही एक शासक हुआ, इसका नाम संभवतः भागभद्र था, जो 9वें नंबर का शासक था। जॉन मार्शल नाम आप सबने सुना होगा, जॉन मार्शल का। जॉन मार्शल महोदय इस भागभद्र को या इस भागभद्र के बारे में ये बताते हैं कि ये औद्रक, भद्रक, अंतरक और अंध्रक, है ना, कुछ नाम मिलते हैं इतिहास में। औद्रक, अंध्रक, अंतरक और भद्रक, ये कुछ नाम मिलते हैं इतिहास में। तो जॉन मार्शल जो है ये कहते हैं कि ये जो औद्रक, अंध्रक, अंतरक और ये जो भद्रक नाम है, ये भागभद्र के ही, मतलब इतिहास में जो उद्रक नामक राजा का उल्लेख है, जो अंध्रक नामक राजा का उल्लेख है, जो अंतरक नामक राजा का उल्लेख है और जो भद्रक नामक राजा का उल्लेख है, ये कोई और नहीं, इन जॉन मार्शल ने इन नामों को इस भागभद्र से ही जोड़ा। ये भागभद्र ही है। विष्णु पुराण में औद्रक लिखा है, भागवत पुराण में भद्रक है ना, भद्रक भागवत पुराण में। और जो मत्स्य और वायु हैं उनमें अंतरक और अद्रक क्रमशः लिखा हुआ है। तो जॉन मार्शल जो है इन राजाओं की पहचान करते हैं भागभद्र के रूप में। परंतु कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि औद्रक, अंध्रक और अंतरक ये और शासक थे, भद्रक और भागभद्र ये जरूर एक थे, है ना। एक और नाम मिलता है भागवत। भागवत, भागभद्र और भद्रक ये एक थे। ये औद्रक, अंध्रक और अंतरक ये शासक जो थे वो अलग थे। लेकिन जॉन मार्शल ने इन्हें एक माना। हो सकता है एग्जामिनर यही प्रश्न कर ले आपसे परीक्षा में कि जॉन मार्शल ने
औद्रक नामक राजा की पहचान मध्य प्रदेश के किस शासक से की? प्रश्न को सुनिएगा। जॉन मार्शल ने औद्रक नामक राजा की पहचान मध्य प्रदेश के किस शासक से की? या जॉन मार्शल ने अंद्रक, अंतरक, भद्रक, है ना, इस टाइप से ऑप्शन हो सकते हैं, सॉरी इस टाइप से प्रश्न हो सकता है, की पहचान मध्य प्रदेश के किस शासक से की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भागभद्र। ठीक है। और ये भागभद्र जो था ये मध्य प्रदेश का शासक था, विदिशा इसकी राजधानी। मैंने कहा ना शुंग वंश की दो राजधानियां थी। शुंग वंश जैसे जैसे आगे बढ़ा वो सिकुड़ता गया, है ना, सिकुड़ता गया मतलब उसकी राज्य की जो सीमाएं हैं वो छोटी होती गई, एक सीमित एरिया तक सिमटता गया, और कुछ ही सालों में शुंग वंश जो है वो समाप्त भी। आगे सुनिएगा। इस भागभद्र के समय में यूनान के राजा एंटी अल्सिड्स का एक राजदूत जिसका नाम था हेलियोडोरस, वो भारत आया था। ये प्रश्न कई बार एमपीपीएससी की परीक्षा में आया हुआ है, मतलब सॉरी एमपी की एग्जाम्स में आया हुआ है। एमपी में जो एमपी जीके से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, कहाँ पर एमपी जीके आता है वहां पर ये प्रश्न आपको कई बार मिलेगा। हेलियोडोरस कहाँ का राजदूत था, है ना, हेलियोडोरस किसके शासनकाल में भारत आया था, है ना, हेलियोडोरस किसका शासक, किसका राजदूत था, है ना, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में हो सकते हैं। हेलियोडोरस भारत आया, भारत में आकर इसने भारत में उस समय जो धर्म प्रचलित था, वैष्णव धर्म या भागवत धर्म, उस भागवत धर्म से वो बड़ा प्रभावित हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म धारण कर लिया, हेलियोडोरस ने स्वयं वैष्णव धर्म धारण कर लिया, और उसने वैष्णव धर्म धारण करके विदिशा में एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। उस विष्णु मंदिर के वर्तमान में सिर्फ अवशेष हमें मिले हैं, वो विष्णु मंदिर उस अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में हेलियोडोरस ने उसे बनवाया था। विष्णु के सामने, विष्णु मंदिर के सामने हेलियोडोरस ने एक गरुड़ स्तंभ भी बनवाया था, मतलब एक स्तंभ है और उस स्तंभ के ऊपर गरुड़ बैठा हुआ है। अब देखो स्टूडेंट, मैं आपको एक बात भी बताता हूँ। भगवान विष्णु का वाहन बताया जाता है कि अ, जो गरुड़ है वो विष्णु का वाहन था, है ना, गरुड़ जो है वो विष्णु का वाहन है। आपने कई बार देखा होगा मंदिरों में भी जो भगवान की जो मूर्ति होती है ना, जो भी विष्णु के जितने भी रूप हैं, उन मूर्तियों के सामने जो घंटी रखी होती है वो भी, उसके ऊपर भी गरुड़ होता है। तो काफी सारे लोग ये मत देते हैं, ये बात बताते हैं, है ना, कि भाई भगवान के साथ उनका वाहन भी है, मतलब उनका जो वाहन है वो भी कहाँ है, उनके साथ ही है ना, उसका वाहन बताया जाता है, विष्णु का वाहन बताया जाता है गरुड़ को। तो विष्णु मंदिर के जस्ट सामने एक स्तंभ पर गरुड़ का हमें मतलब गरुड़ बैठा हुआ है। तो बहुत सारे लोग विष्णु मंदिर और गरुड़ दोनों को आपस में जोड़कर बोलते हैं कि भाई जहां विष्णु है वहां गरुड़ है ना। मंदिरों में भी आप देखिएगा गरुड़ आपको अवश्य मिलेंगे, है ना, घंटी पर विराजमान गरुड़ आपको मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इसने एक विष्णु मंदिर का तथा एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था स्टूडेंट? हेलियोडोरस ने। ठीक है, हेलियोडोरस ने निर्माण करवाया था। वर्तमान में केवल विष्णु मंदिर के ही जो अवशेष हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, वर्तमान में विष्णु मंदिर के ही अवशेष, सॉरी, वर्तमान में विष्णु मंदिर के अवशेष मात्र ही हमें देखने को मिलते हैं, मंदिर उस अवस्था में नहीं। अब देखो ये वो हेलियोडोरस का स्तंभ जो उस विष्णु मंदिर के सामने उसने बनवाया बनवाया था, है ना, ये पूरा स्तंभ है, और यहाँ पर ये गरुड़, है ना, यहाँ पर ये ऊपर गरुड़ बैठा हुआ है। अब देखो इस गरुड़ स्तंभ से भी परीक्षक प्रश्न पूछता है, और प्रश्न क्या होते हैं कि यह किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने। कहाँ पर है ये? तो ये विदिशा में है ना, गरुड़ स्तंभ कहाँ है? विदिशा में। ये 20 फीट तो ऊंचा है, और इसका निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षक एग्जाम में पूछता है, आप चाहें तो पुराने पेपर उठाकर देखिएगा, आपको ये फैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, है ना, कि गरुड़ स्तंभ जो है ना, वो उसकी ऊंचाई कितनी है या उसका निर्माण कौन से पत्थर से हुआ है। तो गरुड़ स्तंभ का जो निर्माण है वो निर्माण हुआ है बलुआ पत्थर से, है ना, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है इस प्रश्न के उत्तर को देने में, है ना, बलुआ पत्थर से
गरुड़ स्तंभ का जो है वो निर्माण हुआ है। और गरुड़ स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो गरुड़ स्तंभ जो स्थित है वह है विदिशा में, है ना। 20 फीट इसकी ऊंचाई है और हेलियोडोरस ने इसे बनवाया था, है ना। हेलियोडोरस जो कि यूनान का राजदूत था और हेलियोडोरस ने इसका निर्माण करवाया था। परीक्षक प्रश्न आपसे पूछेगा। अब स्थानीय लोग जो हैं इस गरुड़ स्तंभ को खाम बाबा या खम्ब बाबा के नाम से जानते हैं तथा इस स्तंभ को गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है ना। कभी एग्जामिनर पूछ ले गरुड़ स्तंभ को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है, तो खम्ब बाबा या खाम बाबा। कारण भी समझ लो। ऐसा हुआ था कि ये जो स्तंभ है, विष्णु मंदिर जब तोड़ा गया, ये स्तंभ भी तोड़ दिया गया और इस स्तंभ को तोड़कर भी ऐसे फेंक दिया गया। इसके ऊपर धूल मिट्टी वगैरह जम गई और धीरे धीरे ये जमीन में समा गया। एक बार क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ लोगों ने जमीन कृषि के लिए या ऐसे ही मतलब कुछ कामों के लिए यहाँ पर जब जमीन को खोदा तो अंदर से ये स्तंभ निकला। अब अंदर से ये स्तंभ निकला तो लोगों ने इस स्तंभ को वहीं पर लगा दिया। अब आप सब जानते हैं ना कि हमारे भारत में बड़ी परंपरा रही है कि जहां पर भी हम इस प्रकार की चमत्कारिक चीजें देखते हैं तो वहां पर हम कोई ना कोई ईश्वर का अंश मानकर हम पूजा करने लगते हैं। लोगों ने जब स्तंभ को देखा तो लोग इस स्तंभ की बनावट कलाकृति देखकर बड़े हैरान हुए और लोगों ने इसकी पूजा शुरू कर दी। कौन से बाबा? तो भाई खंबे वाले बाबा, है ना, खंब बाबा, है ना। खंब मतलब खंबा, है ना, ये ऐसे खंबे के रूप में है ना। तो खंब बाबा। अब लोग यहाँ पर आकर मन्नतें करने लगे, लोग यहाँ पर आकर भूत वगैरह भगाने इस प्रकार की चीजें करने लगी। तो ऐसा कहा जाता है कि स्थानीय लोगों में ये जो गरुड़ स्तंभ है ये खंब बाबा के नाम से फेमस हो गया, है ना। लोग इसको खंब बाबा बोलने लगे, है ना। जैसे खंब बाबा, है ना, खंबे वाले बाबा। और यहाँ पर लोग मन्नतें करते थे, बीमारियों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते थे और लोगों की अ, ये जो प्रार्थनाएं थी ये स्वीकार भी हुई तो लोगों की आस्था यहाँ पर धीरे धीरे और प्रगाढ़ होने लगी और बढ़ने लगी। और ये जो गरुड़ स्तंभ था ये स्थानीय लोगों में खम्ब बाबा के नाम से फेमस हो गया, है ना। इसे आज भी खाम बाबा या खम्ब बाबा कहा जाता है। लेकिन फिर जब बाद में इस स्थल पर इन चीजों के सारी चीजें खोजी गई थी, है ना, जैसे भीमबेटका को भी लोग पांडवों की गुफा बोलते थे, बाद में पता चला कि नहीं ये तो आदि मानवों ने बनाई थी। उसी प्रकार से जब इस स्तंभ के बारे में जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि ये जो स्तंभ है ये हेलियोडोरस का है ना। इस स्तंभ पे ही लिखी है सारी चीजें, है ना। ब्राह्मी लिपि में इस स्तंभ के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है ना। सुनिएगा मेरी बात, ये जो स्तंभ मिला है इस स्तंभ के ऊपर ब्राह्मी लिपि में भागभद्र का नाम भी है और हेलियोडोरस का नाम भी है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन भी यहीं से मिलती है कि आखिर में इसे किसने बनाया था, है ना। 110 ईसा पूर्व का ये बताया जाता है और ब्राह्मी लिपि में इसके ऊपर लेख भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि ये पहले 8 स्तंभ थे, है ना। हेलियोडोरस ने यहाँ पर 8 स्तंभ बनाए थे, परंतु वर्तमान में तो हमें सिर्फ एक ही मिला, है ना। 8 स्तंभों की जानकारी मिलती है, इस प्रकार के 8 स्तंभ बनाए गए थे लेकिन वर्तमान में एक ही मिला। हो सकता है कि कुछ लोगों को मिल गए हो और लोगों ने उसका यूज जो है अपने कुछ निर्माणों में कर लिया हो, है ना। क्योंकि पहले ऐसे सच में होता है। जो किसान होते हैं कई बार क्या होता है कि खेतों खेतों में हल वगैरह जोतते हैं तो कई बार जमीन में से बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, है ना, कुछ कलाकृति वाले पत्थर निकलते हैं। अब उनको लगा कि कौन इन पत्थर को कहाँ रखेंगे तो वो क्या करते हैं कि जो कुएं वगैरह जो होते हैं ना, तो कुएं वगैरह को जब कुओं वगैरह को जब ऐसे बनाया जाता है ना, ईंट पत्थर से, तो उन पत्थरों को तोड़ फोड़ करके लगा देते हैं। बस अब इतिहास जो है पूरी तरह से उस कुएं में दफन हो गया, है ना। हो सकता है कि जो बाकी के 7 स्तंभ जो हमें नहीं मिले उनके साथ भी ऐसा ही हुआ हो, है ना। लोगों को मिले हो, लोगों ने तोड़ फोड़ कर अपने हिसाब से अपने घर में लगा दिया, कहीं किसी ने कुएं में लगा दिया, कहाँ लगा दिया, है ना। तो पता ही नहीं कि अब वो कहाँ है। लेकिन ये एक जरूर उस अवस्था में मिल गया क्योंकि लोगों को ये पूरी अवस्था में मिला तो लोगों ने इसको बाबा मान लिया, है ना। और खम्ब बाबा नाम से ये स्तंभ पूजा जाने लगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपको याद रखना है, एग्जामिनर जो है यहाँ से प्रश्न करता है।
अब यदि हम सांची के शुंग वंश से रिलेटेड और भी एविडेंस देखें तो सांची के स्तूप की जो रेलिंग है उसका निर्माण शुंग काल में ही करवाया गया था। मैंने आपको सांची के स्तूप जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था। सतना का जो भरहूत स्तूप स्तूप है उसमें वेदिका तथा तोरण द्वार का निर्माण भी शुंग काल में ही हुआ। इस स्तूप में माया देवी का एक चित्र एवं शाल भंजिका के दो चित्र भी इसी काल में अंकित किए गए, है ना। माया देवी को स्वप्न आया था, माया देवी का स्वप्न से संबंधित जो चित्र है वो पूरा पत्थर पर बना हुआ है, और शाल भंजिका के भी दो चित्र वहां पर बने हुए हैं जो कि शुंग काल में ही बने थे, है ना, सतना के भरूत स्तूप में है। एग्जामिनर अगर प्रश्न करे कि माया देवी के स्वप्न से संबंधित चित्र जो कि शुंग काल में बनवाया गया था कहाँ पर है, तो भरूत के स्तूप पर, है ना, याद रखना है। भरूत स्तूप कहाँ है, भरूत स्तूप सतना में। शुंगकालीन सिक्के बीना घाटी, महिष्मती, विदिशा, उज्जैन आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं, है ना। शुंग काल के सिक्के जो हैं हमें बीना घाटी में मिले हैं, है ना। बीना नदी का नाम सुना होगा आपने, सागर साइड बहती है बीना नदी। बीना घाटी, महिष्मती, विदिशा, उज्जैन आदि जगह से जो है हमें इस वंश से संबंधित सिक्के जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, सिक्कों की प्राप्ति हुई। ठीक है स्टूडेंट, चलिए